हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का सिलेबस और कैसे हम देखेंगे कि सिलेबस को हम अच्छी तरह से तैयार कर लें तो हमारी पूरी तैयारी में 20% तैयारी हमारे सिलेबस से ही हो जाएंगे। इसमें क्या कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को किस प्रकार तैयार करना है, ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप जून एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी को पूरे सिलेबस को कवर करवाने वाली हूँ अपने चैनल के माध्यम से। देखते हैं। तो यह सबसे पहला यूनिट जो हमारा आता है वो है इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत आपके ये सारे कुछ पूछे ही जाते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, पेजेस बार बार प्रिंट आउट मतलब पेजेस यूज करने से वो पेजेस होते हैं ना थोड़े से खराब टाइप से हो जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्वर शैली, अपभ्रंश, ये सारा कुछ इसमें मुझे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, यहाँ से हिंदी के विविध रूप, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही। ये तो इसके अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो ये सारे कुछ को किसी को भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी जो है ये हिंदी ध्वनियों से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ये क्वेश्चंस हमारे बहुत पहले से ही आते हैं। यानी कि जब 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था तो उसके पहले भी आते थे, अभी भी एक एक क्वेश्चंस आ ही जाते हैं यहाँ से। तो ये बहुत आसान वाला है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ अभी जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, यानी कि अभी जो हमारा दिसंबर में हुआ, वहाँ पे व्याकरण से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मे भी आ सकते हैं। इसीलिए इसे छोटे छोटे हम बोल सकते हैं नोट्स के माध्यम से हम चीज़ों को तैयार कर लें, यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ ये संचार माध्यम जो है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे नहीं आए हुए हैं। ठीक है, नहीं आते इतने। फिर यहाँ पे हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात हम करेंगे, तो यहाँ से हमारे हर बारी क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न अभी चेंज हो गया है। जो हमारे दिए गए हैं संविधान में भाषा को लेकर कि कितने से कितने तक हुए हैं, मतलब कि उसमें बोले जाते हैं ना कि कुछ अनुच्छेद में हिंदी भाषा को रखा जाता है, तो वो वाली चीज़ें से क्वेश्चंस हमारे बनते ही हैं। उसके बाद राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा और संपर्क भाषा का तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन राज्य भाषा और राष्ट्र भाषा यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इनको भी तैयार कर लेना। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या कुछ क्रम रहा है, इनकी मानकीकरण को लेकर होता है ना, हर्षही दीर्घही जोड़ना या फिर अंशस्वर का प्रयोग करना, यहाँ से किन विद्वानों ने क्या राय दी है, यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। अगर ये दोनों चीज के लिए आप बोलिएगा, सरस्वती गोविंद पांडे अगर आपके पास होगा तो वहां से जो समिति गठित हुई थी जिसके अंतर्गत की देवनागरी लिपि के विकास को लेकर बात की गई थी, तो वहां से आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मानकीकरण, विशेषता, इनको यहाँ से देख लेना। ऊपर का ये वाला तो आपका आएगा ही आएगा, इससे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। ठीक है, ये सारे कुछ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके अंतर्गत एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारी बोली कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही, तो उसको भी देख लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे हम यूनिट 10 यानी कि इकाई 2, यूनिट 2 यानी कि इकाई 2। इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों कि इसको हम कहाँ से तैयार करें। इसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना। आपके पास सरस्वती गोविंद पांडे है, वो एक सिर्फ नोट्स की तरह ही है, वो नोट्स ही है, वो मूल पुस्तक नहीं है। तो आप उन चीज़ों को वहाँ से तैयार कर सकते हैं, यानी कि एक दिन इतिहास दर्शन, एक दिन लेखन पद्धति, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एमसीक्यू कीजिएगा ना तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। ठीक है, इसके बाद इन सारे चीज़ों को भी आप वहीं से तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं ये सारा कुछ भी करवा दूंगी, लेकिन मैं पहले यूनिट 10 से कवर कर रही हूँ, तो मैं पीछे मतलब यूनिट 10 के बाद 9 इस तरह से मैं कवर कर रही हूँ पीछे साइड से, तो उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे आऊँगी। ठीक है, उसके बाद
हाँ, एक चीज इसमें क्या ध्यान देना है दोस्तों कि जो कुछ भी इसमें लेना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट को ही पढ़ना है। जैसे कि हम भारतेंदु युग के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कवि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भारतेंदु हो गए, हमारे प्रेमघन हो गए, तो ये सारे जो हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, उन्हीं को देखना है क्योंकि रचनाएं तो बहुत है। पत्र पत्रिका को भी देखना है तो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है। ऐसा नहीं कि बस बुक खोले हैं और हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हर मतलब जितनी भी यहाँ पे हम बोल सकते टॉपिक है, द्विवेदी युग या फिर छायावाद, जो भी हो सबके अंतर्गत हम मतलब ज्यादातर चीजों को इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे। मैं एक क्लास लेकर आऊंगी जिसके अंतर्गत मैं कवि को शेयर करूंगी, लेखक को शेयर करूंगी कि जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल में कितने किन किन को पूछा गया है, ठीक है। बहुत मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं उसमें बताऊंगी कि बहुत कम पढ़कर ही आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी उपन्यास वाला अगर देखना है आपको तो इसमें भी इम्पोर्टेंट देखना है। कहानी वाला में नाटक, निबंध, ये गद्य वाला के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। अन्य गद्य विधा की बात करेंगे ना तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इकाई 3 की तो इसमें आता है हमारा साहित्य शास्त्र। यहाँ से भी आपके काव्य लक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काव्य हेतु से भी पूछे जाएंगे, काव्य प्रयोजन से भी पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ संप्रदाय से पूछे जाएंगे, जैसे कि रस संप्रदाय को किसने दिया है तो भरत मुनि ने दिया। अलंकार संप्रदाय को किसने दिया, भामा ने दिया है। अगर बात करेंगे रीति संप्रदाय को किसने दिया है तो वामन ने दिया है। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन ने दिया है। वक्रोक्ति संप्रदाय को कुंतक ने दिया। औचित्य संप्रदाय को क्षेमेंद्र ने दिया है। तो इन सारे चीजों को आपको मिलान करने के लिए भी पूछे जाते हैं। रस निष्पत्ति के बारे में और साधारणीकरण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। शब्द शक्ति से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी देख लेना है, ठीक है। इसके बाद काव्य दोष, काव्य गुण किस आचार्य ने कितने माने, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मतलब हम मूलतः बोल सकते हैं कि स्किप हम नहीं कुछ कर सकते। प्लेटो का क्या कुछ सिद्धांत रहा था, इससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे ही। अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी, विरेचन, ये सारे कुछ का सिद्धांत जो है ये आपके पूछे ही जाएंगे। इनकी विशेषता से दे दिया जाएगा कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या सम्मिलित है, क्या सम्मिलित नहीं है, या फिर कोडिंग में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, या फिर ये दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि अरस्तु का निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। तो यहाँ पे भी इन सारी चीजों को कवर करना है। यहाँ पे जो फिर दिया है वाट्सवर्थ की काव्य भाषा की क्या विशेषता रही, वाट्सवर्थ की काव्य को लेकर क्या विशेषता रही, वो भी आपके पूछे जाते हैं। कॉलरेज भी पूछे ही जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, वो है क्या, पाश्चात्य कवियों का क्या जन्म क्रम है, उनकी क्या पुस्तकें रही है, क्या रचनाएं रही है, वहां से आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इकाई 4 की अगर हम बात करेंगे तो इकाई 4 में हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है। यहाँ से जो हमारे हैं दोस्तों रीजन असर्शन वाला स्थापना और तर्क जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से वो चीजें आपकी क्लियर होती है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे इसका नोट्स बनाना है, समझ विकसित करना है कि भारतीय नव जागरण के अंतर्गत जो है क्या कुछ चीजें आती है, ठीक है। उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनमें जो योगदान देने वाले लोग थे वो कौन कौन थे, ठीक है, किन चीजों को वहां उठाया गया था, इन सारे चीजों को आपको याद रखना। इसमें हम बोल सकते हैं कि समझ को विकसित करना है। यहाँ से गांधी जी के क्या दर्शन रहे, इनको इसमें भी आप कुछ स्किप नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इससे आपका 1-2 क्वेश्चन हर बार इन टॉपिक से आएगा ही। इसको ज्यादा रटना भी नहीं है, इसको समझ के हम अपना बोल सकते हैं ना, दिमाग चला के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है। अल्पसंख्यक से भी आते हैं, मानव विश्लेषण से भी आते हैं, मार्क्सवाद से भी आते हैं, अस्तित्ववाद तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अस्मिता मूलक से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं रीजन सेशन में, और हमारे बने भी हैं, ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं इकाई 5 जो कि हिंदी कविता आती है। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे अब सिलेबस को तो मैंने ऊपर जितने भी मैंने रखे हुए थे, ये मेरा खुद का सिलेबस था जिसका कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने किया हुआ था अपने इसमें सिलेबस में भी, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेंसिल से नहीं दिख पाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया। तो सबसे पहले हमारा जो आता है पृथ्वीराज रासो, इसका रेवा तट देखना है, और ये रेवा तट कौन सा सर्ग है, 27 सर्ग में, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे अमीर खुसरो। तो देखिए इसका समय क्या रहा है, चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना, चंद्रवरदाई की। अब उसको लिख लेना है दोस्तों आपको कि चंद्रवरदाई का समय कब आता है। फिर अमीर खुसरो को देखना है, इसका समय आ जाता है 13वीं शती बोल सकते हैं, ठीक है। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, ये इसमें जो देखना है डॉक्टर नगेंद्र झा के द्वारा इसको संपादित जो भी किए गए हैं, इसका इतना से इतना पद देखना है। कबीर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये, मुझे पता है आप लोगों के पास सिलेबस है, लेकिन इसको तैयार करना ये मोटिव है मुझे बताना कि आपको तैयार कैसे करें। जैसे कबीर का समय ये आ गया, फिर आप सूरदास का समय लिख लेंगे, फिर उसके साथ साथ जायसी, जैसे कि नागमती वियोग खंड शुक्ल जी द्वारा संपादित, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास का समय क्या है, घनानंद का समय क्या है, इन सारी चीजों को आपको एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद का समय क्या आता है उसको लिखना है। मैथिली शरण मान लीजिए इसी में से आपका 4 दे दिया है, और क्रम लगाने का भी 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, अभी तो 3 या 4 क्वेश्चन आए भी थे, तो वहां से आपका 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि मैं कितनी सारे कवि रचनाओं के जन्म को याद करूं, तो ज्यादा मत ही कीजिए ना दोस्तों। अगर आपका सिलेबस का कवर है ना, तो आप बोलते हैं ना कि मतलब चुन के अपने मतलब दिमाग लगा कि कौन से पहले है कौन से बाद में, वो आप कवर कर लेंगे। अगर आप आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तभी तो वो गलत होगा ना। जब हमको पता है कि ये द्विवेदी युग पहले आएगा, फिर उसमें आने वाले छायावाद उसके बाद आएंगे, तो एक प्रवृत्ति के आधार पर भी हम लेखकों को क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं, उसका हम सही क्रम लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, इसका प्रकाशन है, इसमें 17 सर्ग है। अब बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का, इसका कितना समय आता है, 1886 आ जाता है इसका समय आता है ना, तो उसको लिख लेना है आपको। जयशंकर प्रसाद का कितना आता है तो उसको लिख लेना है, निराला का कितना आता है उसको लिख लेना है, सिलेबस में ही लिख लीजिए आप, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती 1912 हो जाएगा। या 3 खंडों में कौन कौन से, ये मैंने खुद से लिखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको मिलेंगी, प्रकाशन वर्ष भी आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। 3 खंडों में अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है साकेत, नवम सर्ग 1933 ईस्वी, ये 12 सर्गों में है, ठीक है। और नवम सर्ग जो है वो उर्मिला विशेष के रूप में ही है, मतलब कि उर्मिला को ज्यादा केंद्र में नवम सर्ग में लिखे गए हैं, ठीक है। ये राम कथा पर आधारित है, लेकिन इसका केंद्र में जो है वो लक्ष्मण की पत्नी जो है उर्मिला जी है, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो आंसू 1925, कमायनी का 1935 आता है, इसमें 15 सर्ग है। कमायनी का समय आ जाता है 1935, ठीक है। 35 कहीं कहीं 36 भी आता है, ठीक है। और ये इसके 15 सर्गों में है। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो श्रद्धा है, लज्जा है और ईड़ा है। उसके बाद हम निराला की कुछ कविताएं दी गई, जिसमें कि जागो फिर एक बार है। जागो फिर एक बार कविता का समय क्या आता है, 1916, और यहाँ पे इसका परिमल कविता संग्रह है, ठीक है। तो ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो देखना है कि हम किस अकॉर्डिंग इसको हम मिलान कर सकते हैं। मेरा थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा पेन अपना चेंज कर लूं, शायद चले, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फिर सरोज स्मृति 1936, कहीं कहीं 35 भी आपको मिलेगा। सरोज स्मृति किसमें संकलित है, अनामिका। ये 100 देके जो यहाँ पे ये 0 दिया गया, इसका मतलब संग्रह है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1938 राम की शक्ति पूजा 1936, अनामिका में 1938 ईस्वी। ये यहाँ पे जो दिए गए ये कविता के समय लिखे गए हैं कि कब इसको लिखी गए थे, ये प्रकाशित किए गए थे। फिर उसके बाद उसको कविता संग्रह, उनकी जो कविता संग्रह में उसको संकलित किया गया वो उसका कब प्रकाशन है, तो यहाँ से आपका ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कुकुरमुत्ता की बात करें 1941, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह की बात करेंगे तो 1943 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद बांधो नाना इष्ठा बंधु अर्चना 1950 ईस्वी। और उसके बाद बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन कविता का प्रकाशन जो आता है वो 1924 आता है। पल्लव की बात करेंगे तो 1928, यानी कि ये परिवर्तन कविता पल्लव कविता संग्रह में संकलित है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का, ये है प्रथम रश्मि, जैसे ये भी सुमित्रा नंदन पंत का ही था, तो ये उसका ही दूसरा यहाँ पे है प्रथम रश्मि 1919 कविता। और उसके ये वीणा में संकलित है, वीणा कविता संग्रह में संकलित, जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसी का है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी सुमित्रा नंदन पंत का है, लेकिन सिलेबस में हमारे गलती से शायद ये महादेवी वर्मा में दे दिया, लेकिन ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। और ये किसमें है, युगांत में संकलित है। युगांत का प्रकाशन कविता संग्रह का 1936 है। इसको एकदम रट लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। मैंने आपको बोला है कि अगर आप सिलेबस को तैयार कर लेते हैं तो आपकी 20% तैयारी
हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है इन चीजों को। महादेवी वर्मा का है बीन भी मैं हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नीरजा में, नीरजा संग्रह है 1934 ईस्वी में। मैं नीर भरी दुख की बद्री संध्या गीत 1936 में, फिर विकल है प्राण मेरे संध्या गीत 1936। यह मंदिर का दीप इसे निक जलने दो, यह दीप शिखा में 1942 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद दिनकर जी की बात करेंगे तो इसके उर्वशी, उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है मुझे, ठीक है, इसमें सिलेबस में। इसका प्रकाशन आ जाता है 1961 और शायद इसको 1970 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैं इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ही था शायद, चिदम्बरा नहीं, ज्ञानपीठ ही था शायद। आप लोग एक बार इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी इसको। उसके बाद कुल अंक इसमें 5 है, किसमें, उर्वशी में। उसके बाद रश्मि रथी 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें कुल अंक कुल सर्ग इसमें इसको अंक कहा गया। उर्वशी का जो विभाजन किया गया अंकों में, और रश्मि रथी का जो विभाजन किया गया है ये सर्गों में किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे नागा अर्जुन की कालिदास कविता। ये किसमें है, ये सतरंगे पंखों वाले में, सतरंगे पंखों वाले का यहाँ पे प्रकाशन दिया है 1959, ठीक है। उसके बादल को घिरते देखा युग धारा में है 1953। अकाल और उसके बाद ये सतरंगे पंखों वाली में ही है 1959 में, ठीक है। फिर उसके बाद खुरदरे पैर भी सतरंगे पंखों वाली में ही है। शासन की बंदूक भी सतरंगे पंखों वाली में ही कविता संग्रह में संकलित है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ मनुष्य है, ये किस में है, ये युग धारा में है, ठीक है, 1953 ईस्वी। ये किसकी सारी कविताएं यहाँ पे लगी हुई है, तो ये है नागा अर्जुन जी की। और ये कविताएं जो है आपको एकदम रट के याद कर लेना है, ठीक है। मैं एक वीडियो लाऊंगी, मैं तो अभी तैयारी करवाना शुरू ही कर रही हूँ इस पे, तो मैं लाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिसको कि छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके हर बारी बनते ही और वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अज्ञेय जी की कविता जो है कल की बाजरे की। ये किसमें, हरी घास की छन भर में, ठीक है। इसका प्रकाशन है 1949 में। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला किसमें है, बाबरा अहेरी 1952 ईस्वी में, ठीक है। दीप अकेला है क्योंकि वो बाबरा बन गया है, दीप अकेला है क्योंकि वो बाबरा बन गया है। ब से बाबरा, ब से 52, 1952, ऐसे करके याद रखिए इसको, ठीक है। मैं इसका ट्रिक भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं एक साथ सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएंगी। हरी घास की छन भर की बात करेंगे तो हरी घास की छन भर में ही, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग, हरी घास का छन भर में ही प्रकाशित है, ठीक है। उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार की अगर हम बात करेंगे तो ये, सॉरी फ्रेंड्स, अषाध्य वीणा फिर यहाँ आ जाएगा। अषाध्य वीणा किसमें, आंगन के पार द्वार में, आपको पता है 1961 ईस्वी में, ठीक है। उसके कितनी नावों में कितनी बार की बात करेंगे तो ये कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह में 1967 ईस्वी में संकलित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जिसका है सतपुड़ा के जंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये सॉरी फ्रेंड, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये दोनों इनकी कविताएं हैं। और गीत फरोश नाम से इनका कविता संग्रह है, ये दोनों एक ही में संकलित है, यानी कि 1956 में। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्ति बोध का, जिसके अंतर्गत आती है भूल गलती, ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में। तो ये तीनों कविताएं की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो ये किसका है, ये चांद का मुंह टेढ़ा है 1972 ईस्वी में। तो ये तीनों कविता एक ही कविता संग्रह में संकलित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे धूमिल जी की। धूमिल जी की कविता है नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नक्सलबाड़ी कविता जो है वो संसद से सड़क तक में संकलित है। मोचीराम भी संसद से सड़क तक, इसका समय क्या आ जाता है, 1972। अकाल दर्शन की बात करेंगे तो ये भी इसी में आ जाता है, संसद से सड़क तक में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रोटी और संसद किसमें संकलित है तो ये जो हमारे आती है ये है कल सुनना मुझे, इनका कविता संग्रह 1977 ईस्वी, ये इसमें संकलित है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही कि बने भी हैं महादेवी वर्मा के कविता संग्रह से, निम्नलिखित में से कौन सा संकलित है कौन सा संकलित नहीं है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अपना सिलेबस का ही मैंने जो पेस्ट करके रखा है इसमें, वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे है हमारा उपन्यास वाला, यानी कि इकाई 6 पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ है पंडित गौरी दत्त जी का, तो 1836 ईस्वी इसका मतलब इनका जन्म है। यहाँ पे जितना भी इस साइड में लिखा होगा ना दोस्तों उसको देखिएगा, ये जन्म है इनका, ठीक है। ये मैं इसी में लिख लेती थी ना, ताकि मैं सुबह शाम जो सिलेबस याद करती थी ना तो ये भी मुझे याद हो जाते थे आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 ईस्वी इसका समय आ जाता है प्रकाशन।
परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का 1882, गोदान 1936, प्रेमचंद का। शेखर एक जीवनी की बात करेंगे तो भाग 1 हम मुझे पढ़ना है, इसका समय हो जाता है 1940। और शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग की हम बात करेंगे दोस्तों तो 1944 आ जाता है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ना इससे माउस से थोड़ा लिख नहीं पाती हूँ, मेरे पास, मैं भी इसका पेन पैड का यूज़ नहीं करती हूँ शायद इसलिए। अब यहाँ पे है दोस्तों हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का वान भट्ट की आत्मकथा 1946, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म समय कितना, 1907 ईस्वी, अज्ञेय का 1911। तो यहाँ मैंने जितना भी कहा ये साइड लिखा है, ये इनका जन्म है। फणीश्वर नाथ रेणुका का जन्म, यशपाल का अमृत, लाल नागर का भीष्म शायनी का, श्री लाल शुक्ल जी का, कृष्णा श्रावती का, मन्नू भंडारी का, जगदीश चंद का। तो ये यहाँ पे इनका जन्म है, यहाँ पे इसको आप लोग लिख लीजिएगा बिल्कुल सही। मैला आंचल रेणु जी का है 1954 ईस्वी में। झूठा सच 1958 और 1960। झूठा सच के भी 2 भाग हैं, पहला है 1958 में, दूसरा है 60 में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन पढ़ना है मुझे पहला भाग, ठीक है। उसके बाद मानस का हंत 1972, अमृतलाल नागर का। तमस की बात करेंगे तो 1973 ईस्वी, भीष्म साहनी का है। उसके बाद है राग दरबारी 1968 ईस्वी में आता है, ये किसका है, श्री लाल शुक्ल जी का है। जिंदगी नामा की बात करेंगे 1979 में, ठीक है। तो ये कृष्णा श्रावती जी का। आपका बंटी 1971 में। जगदीश चंद की बात करेंगे धरती धन्ना अपना 1972 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे इकाई 7 पर, ये हमारी है हिंदी कविता से संबंधित। अब इसमें मैं भी थोड़ा सा कुछ, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। कहानी वाला है ये हमारा, ठीक है। तो ये सारा कुछ पे थोड़ा सा ये कीजिएगा, ये मैं जब पढ़ती थी ना तो ऐसी तरह सिलेबस में लिख लिख के कौन कौन से दिन कवर करना है, 1 दिन 2 दिन, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजेंद्र वाला घोष की जो, यानी कि इसको बंग महिला ही नाम है, इनकी 2 कहानियां हैं, जो कि चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन जो आता है वो है 1904, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और ये दुलाई वाली भी सरस्वती में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1907, इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल। माधवराव शंपरे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, ये किस में प्रकाशित हुई थी, ये छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैंने इसका जन्म इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग इसका जन्म लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप बोलिएगा, मैं सिलेबस पे जितने भी कवि हैं उसका मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको टाइप करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैं ज्यादा इन सबको भी बताने लगूंगी ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का राही 1947 में, ये हंस में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ये कर लूं, मिटा लूं, मिट जाओ। प्रेमचंद जी का है ईदगाह जो है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी, और ये 1933 ईस्वी इसका समय। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसमें, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1907 इसका समय है। फिर राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, जो कि इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 1915 में, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आकाश द्वीप कहानी जो है वो आकाश द्वीप कहानी संग्रह में ही संकलित है, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, 1928 आता है। हाँ दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष कुछ 1-2 साल आगे पीछे भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र की बुक हुई है, मैंने ऑथेंटिक चीजों से यहाँ पे रखा है। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना अपना भाग जैनेन्द्र का 1931, किसमें, विपथगा में है, ठीक है, कहानी संग्रह। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम 1958 में, अपरंपरा में पत्रिका में। उसके बाद लाल पान की बेगम 1957, ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अज्ञेय का है गेगरिन 1934 ईस्वी में। शेखर जोशी का कोसी का घटवार 1957 का 58 में मिलता है, ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भीष्म साहनी का है अमृतसर आ गया 1973 ईस्वी में, और चीफ की दावत जो है 1956 ईस्वी में, ये इसका समय आ गया है, ठीक है। इसके बाद कृष्णा श्रावती का सिक्का बदल गया 1948 में, ये प्रतीक पत्रिका में। हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ज्ञान रंजन का पिता 1965 ईस्वी में। कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी में। उसके बाद निर्मल वर्मा का परिंदे 1957 में, परिंदे कहानी संग्रह में ही संकलित है, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
अब दोस्तों हम बात कर लेंगे नाटक का। तो नाटक हमारा यूनिट यानी कि इकाई 8 आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है इनका जन्म को लेकर, इनको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं ये नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है सबका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंधेर नगरी नाटक है 1981, भारत दुर्दशा 1980 जयशंकर प्रसाद का है, चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 28, ध्रुव स्वामिनी 1933, अंधा युग 1955, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का है, यहाँ लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा दोस्तों, ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का यहाँ पे है ना, सिलेबस में ही गलत दिया हुआ था। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, मोहन राकेश का आधे अधूरे 1959 में 69 में, ठीक है, 69 है दोस्तों। फिर उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन 1958 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हबीब तनवीर का है आगरा बाजार 1954 में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974 ईस्वी में, बकरी है इनका नाटक। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य 1977, ठीक है। उपेंद्र नाथ दास का अंजो दीदी 1955, मन्नू भंडारी का महाभोज 1982। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा निबंध यानी कि इकाई 9। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह मैंने जन्मक्रम रखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतेंदु का जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, ये 1877 ईस्वी में, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, ये किस में है, ये 1884, ठीक है। ये दोनों क्या है, साहित्यिक निबंध है। इसके साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, भारत मित्र में प्रकाशित 1913 ईस्वी। इसके बाद शिव शंभू का चिट्ठा है बाल कृष्ण भट्ट का नहीं, बाल मुकुंद गुप्त का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सिलेबस में ये चीजें जो है दोस्तों गलत दी हुई थी, तो इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ये भारत मित्र में ही निकली हुई थी ये मतलब निबंध। और रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, कविता क्या है, सरस्वती में प्रकाशित 1909 ईस्वी में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता संग्रह में संकलित 1951। मेरे राम का मुकुट भींगरा 1974, विद्यानिवास मिश्र का, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, सरस्वती 1912, ठीक है। उसके बाद कुबेरनाथ रॉय की बात करेंगे तो उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973 ईस्वी में, ये किसमें संकलित है, विषाद योग में 1974 मतलब निबंध संग्रह में संकलित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है विवेकी रॉय की बात करेंगे, उठजाग मुसाफिर निबंध 1912, ठीक है। उसके बाद नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य दूसरी परंपरा की खोज में है 1982, इसको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा इकाई 10 यानी कि यूनिट 10 पे बात करते हैं, जो मैं अभी कवर करवा रही हूँ। और अभी मैं भी सोच रही हूँ कि जो हमारा कहानी वाला सेक्शन है वहां से मैं शुरू करूँ और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करवाऊँ, देखती हूँ मैं कितना कर पा रही हूँ। यहाँ पे इनका फिर से मैंने वही बता दिया कि जन्म लिखे हुए हैं लेखक के, माटी की मूर्तें बेनीपुरी जी का 1946 में, संस्मरण रेखाचित, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ था इसका, ठीक है। ठकुरी बाबा 1947, संस्मरण है, कौन सी विधा है इसको भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधा, तो और भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर तुलसीराम का मुर्दैया 1910 आत्मकथा है, शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में 1956 जीवनी है, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी आत्मकथा है 2017 में, विष्णु प्रभाकर का आवारा मछलियां 1974, ये है इसका जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में आत्मकथा है, आपुद्री 2015 में आत्मकथा, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव 2010 में व्यंग्य रचना है, ठीक है, व्यंग्य कहानी भी मिलते हैं। इसके बाद कृष्ण चंद्र का है जामुन का पेड़, एक व्यंग्य कहानी है, कहीं कहीं निबंध भी मिलता है, ठीक है। तो व्यंग्यात्मक रचना के अंतर्गत इसको हम सीधा लिख सकते हैं। इसके बाद दिनकर की बात करें, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है बोल सकते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय काफी बड़ा है, पता भी होगा आप लोगों को। उसके बाद मुक्ति बोध का है एक लेखक की डायरी 1964 आत्मकथा है, ठीक है। उसके बाद राहुल संकृत मेरी तिब्बत यात्रा 1937, ये यात्रा वृत्तांत है। अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद 1953 में है, ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आए होंगे, और मैं जो कवर करवा रही हूँ मैं MCQ PYQ सब कुछ साथ में ला रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरे से जुड़ के आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अपने आप से खुद से प्रॉमिस कीजिए, मन लगा के पढ़िए, किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, अपने खुद से ज़्यादा भी मेहनत कीजिए,
और चीज़ों को धीरे धीरे कम कम करके कवर करते चलिए। मुझे उम्मीद है आपके लिए यूजफुल रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। कोई आलोचना हो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल रिसर्चर हूँ और मुझे बस चीज़ों को शेयर करना, आप लोगों से सीखना है। मेरा मोटिव यही है यहाँ पे क्लास बनाने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।